हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के विचारों से यह स्पष्ट है कि एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित होता है। उसके पोषण के लिए उसे पर्यावरण संबंधी कारक जैसे मिट्टी, नमी, धूप और वायु की ज़रूरत होती है। यदि हम गोभी और टमाटर का बीज पास पास बोएं तो समान पोषण और पर्यावरण पाकर भी एक से गोभी और दूसरे से टमाटर का पौधा ही निकलेगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। किंतु एक प्रकार के बीज से अच्छा और बुरा फल विकसित होना उसके पोषण और पर्यावरण पर निर्भर करता है। अगर हमारे बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो पौधा है उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। इसलिए जो बीज है वो बहुत अच्छा, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे पौधे को संपूर्ण पोषण मिल पाएगा। इस प्रकार विकास में प्रकृति और पोषण का समान महत्व होता है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक स्किनर का कथन है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ और परिभाषा। वंशानुक्रम एक जैविकीय तथ्य है जिसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। यह एक जनन विद्या के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं, इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को ही प्राणी शास्त्रीय विरासत कहते हैं। हमें हमारे पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं उसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों तक हस्तांतरित होते रहते हैं। पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता आदि नामों से जाना जाता है, जिसके आधार पर समान से समान जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे एक बिल्ली से बिल्ली और एक मानव से मानव को जन्म प्राप्त होता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, अर्थात एक व्यक्ति को अपने वंशानुक्रम से वही गुण प्राप्त होते हैं जो उसके पूर्वजों में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है। वह अपने शारीरिक एवं मानसिक गुणों को अपनी संतानों में हस्तांतरित करता है। इस प्रकार प्राणी को अपने पूर्वजों से 3 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। जैसे अपने पूर्वजों की समानता, कि यदि हमारे पूर्वजों में जो लोग थे वो बहुत ही लंबे थे तो कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी जो होगी उनको भी अच्छी लंबाई प्राप्त होगी। दूसरा है पूर्वजों की भिन्नता, कि कहीं ना कहीं पूर्वजों की जो भिन्नता थी उसका भी प्रमाण हमें देखने को मिल जाता है। और तीसरा है कुछ असामान्य विचित्रताएं, मतलब जो चीज़ें कभी भी हम पूर्वजों में नहीं पाई गई वो चीज़ें भी कभी कभी हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि रूथ बेनेडिक्ट के ने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। एक माता पिता से उसकी संतान को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। जेम्स डेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यानी कि माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं, शारीरिक जैसे उनकी लंबाई, उनका आकार, मानसिक विशेषताओं में उनकी बुद्धि, उनकी स्मृति, उनका प्रत्यक्षीकरण, उनका ध्यान, इन सभी विशेषताओं का जब हस्तांतरण उनके बच्चों में होता है तो हम इसे वंशानुक्रम कह सकते हैं। जिसबर्ट ने भी कहा कि प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को ही वंशानुक्रम यानी पैतृकता के नाम से, पैतृकता मतलब जो पूर्वजों से प्राप्त हो, के नाम से पुकारा जाता है।
वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ होता है, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भ के समय से ही जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होती हैं। मतलब बच्चा जब गर्भाशय में आता है तभी से उसमें वो वंशानुक्रम के गुण आने लग जाते हैं। डगलस और हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में उसकी शारीरिक बनावट, उसकी शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं और क्षमताओं का सम्मिश्रण होता है जिनको वह अपने माता पिता और पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वंशानुक्रम की जो धारणा है वो अमूर्त होती है, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होकर भी हमको जब हम पूर्वजों से प्राप्त जो गुण होते हैं उनको बालक में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये वंशानुक्रम का ही परिणाम है। इसे हम व्यक्ति के व्यवहार और अन्य विशेषताओं द्वारा देखकर समझ सकते हैं। वातावरण क्या होता है? वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला। इस प्रकार किसी वस्तु के चारों ओर चेतन और अचेतन रूप में छाई हुई वस्तु को ही पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु पर्यावरण से प्रभावित होती है। अनुकूल वातावरण में वस्तु का स्वाभाविक विकास होता है और प्रतिकूल वातावरण में विकास कुंठित और अवरुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बालक को उसके स्वाभाविक विकास के लिए अगर अनुकूल वातावरण मिलता है तो उसका विकास बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इसके विपरीत यदि उसे प्रतिकूल वातावरण प्राप्त नहीं होता है तो उसका विकास कहीं ना कहीं कुंठित और अवरुद्ध हो जाता है। जैसे एक अच्छे बुद्धि का बालक जिसे सही वातावरण ना मिलने के कारण उसकी बुद्धि का उचित विकास नहीं हो पाता है। मानव विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मानव विकास एवं उसके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार वातावरण का अर्थ व्यापक है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे सामाजिक वंशानुक्रम की संज्ञा भी दी है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी ग्राह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया हो। व्यक्ति का जीवन जब से प्रारंभ होता है तब से ही वातावरण के जो तत्व है वो उसे प्रभावित करने लग जाते हैं। अर्थात जो वातावरण का आवरण है उसके चारों ओर वो कहीं ना कहीं उसके जन्म उसको प्रभावित करता है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों, दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। वातावरण का महत्व। व्यक्ति के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण के महत्व की ओर संकेत करते हुए समाजशास्त्री मैकाइवर ने कहा है कि जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित होता है। मनुष्य की शक्तियों को निर्देशित और विमुक्त, उत्साहित या हतोत्साहित करती हैं। वह उसकी वाणी को ढालती हैं, उसके ढांचे को सूक्ष्म रूप से परिवर्तित करती हैं। केवल इतना ही नहीं, इससे भी अधिक वह उसके अंतर में विकास करती हैं। यह उसके मस्तिष्क और भुजाओं में अंकित होती हैं या उसके रक्त में कार्य करती हैं। यह जीवन से बिल्कुल अपृथक करणीय है। जिस प्रकार की ताना जिसमें कि बाना डाल दिया गया हो जो समाज के सजीव वस्त्र बनाती है, इस प्रकार मानव जीवन में सामाजिक पर्यावरण का विशेष महत्व होता है। मैकाइवर और पेज ने इस बात पर बल देते हुए लिखा कि स्वयं प्राणी, उसके जीवन का ढांचा, बीते हुए जीवन एवं अतीत पर्यावरण का फल है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही यहाँ तक कि उत्पादक कोषों से उपस्थित होता है। वॉटसन ने भी ये कहा कि व्यक्ति के विकास में वातावरण
का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अपने शब्दों में उन्होंने ये बोला कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर और जो चाहे बना सकता हूँ। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जन्म के बाद जिस प्रकार के पर्यावरण में वह रहता है उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है, आप वॉटसन और जॉन लॉक के इन दोनों कथनों को बहुत ही ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि वॉटसन ने कहा कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दें जिसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर और जो चाहूँ बना सकता हूँ, इसी प्रकार जॉन लॉक ने ये कहा कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप इन्हें अवश्य नोट करें। वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम और वातावरण के अर्थ स्वरूप का जो महत्व है वह निम्नलिखित है। वंशानुक्रम और पर्यावरण के परस्पर संबंध को लेकर विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी परीक्षणों ने ये सिद्ध कर दिया है कि वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर भी बालकों में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। दो बालक एक जैसे वंशानुक्रम और एक जैसे वातावरण में रहने के बाद भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई गई हैं। मनोवैज्ञानिक क्रो ने इस विचार की पुष्टि करते हुए लिखा कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम से, न केवल वातावरण से होता है, बल्कि वह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज होती है। कि एक बच्चे का जो बालक का निर्माण है वो वंशानुक्रम और वातावरण से ही नहीं होता, बल्कि उसमें जो उसके आसपास के जैविकीय कारक हैं और जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उसे बहुत प्रभावित करती है। विकास में वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है ये निश्चित रूप से कहना असंभव है। मानव विकास में दोनों का अपना अपना विशेष महत्व है और दोनों में से किसी एक की अवहेलना करके मानव के सामाजिक विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। वुडवर्थ ने बीज और धरती का उदाहरण देकर दोनों की तुलना की है और उन्होंने स्पष्ट भी किया कि अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज और उत्तम धरती का होना आवश्यक है। एक अच्छा बीज स्वस्थ और लहराता हुआ पौधा तभी बनता है जब हम उसे अच्छी भूमि में बोएं और अच्छी खाद दें और उसकी अच्छी गुड़ाई करें। हम लाख प्रयत्न करके भी आलू के बीज से टमाटर का पौधा नहीं उगा सकते, किंतु अच्छी खाद और समय पर पानी से निराई और गुड़ाई करके एक ही पौधे के अच्छे नमूने और उनके अच्छे अभाव में, इन सब के अभाव में उसी पौधे के खराब प्रकार के नमूने दिखाई पड़ सकते हैं। बीज के अच्छे होने और धरती के खराब होने पर उपज अच्छी नहीं होती। यदि उसी प्रकार धरती बहुत अच्छी हो और बीज खराब हो तो भी उपज अच्छी नहीं होती। यहाँ जो संबंध बीज और धरती का है वही संबंध वंशानुक्रम और वातावरण का भी है। विभिन्न परीक्षणों ने ये सिद्ध कर दिया है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव विकास पे सापेक्षिक प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मैकाइवर और पेज ने भी लिखा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा, इसलिए इनमें से कोई भी ना तो हटाया जा सकता है और ना ही किसी को पृथक किया जा सकता है। वुडवर्थ और मार्क्यूस के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि दोनों तत्वों का गुणनफल होता है। यहाँ आप इस पॉइंट्स को भी बहुत ध्यान से सुने कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि दोनों तत्वों का गुणनफल है। अर्थात विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण। वंशानुक्रम को व्यक्ति बीज रूप में प्राप्त करता है और बीज का विकास उचित पोषण के द्वारा होता है। इस प्रकार वंशानुक्रम वह गुण है जो उपयुक्त पर्यावरण में ही यथार्थता को प्राप्त करता है। जैसा कि मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं। इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण में पर निर्भर करता है। कि जीवन के सभी जो गुण होते हैं वो वंशानुक्रम से एक बालक को प्राप्त होते हैं और इनका प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है।
शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है, ये अब हम जानेंगे। शैक्षिक विकास कार्य में वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही बालक के विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। शारीरिक विकास का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षक को उनके शारीरिक विकास तथा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक कुछ जन्मजात गुणों और क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है, अतः शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। बालक की क्षमता और योग्यता अनुसार ही सीखने की प्रक्रिया में भी सहयोग देना चाहिए। हर बालक दूसरे बालक से अलग होता है, इसलिए बालक की क्षमताओं को एक शिक्षक को अवश्य ध्यान में रखकर अपना शिक्षण देना चाहिए। वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं जिनमें कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय होती है। ऐसी दशा में शिक्षक को बालक की अवांछनीय प्रवृत्तियों पर ध्यान देकर उनका दमन और मार्गांतरीकरण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज में वह इन अवांछनीय प्रवृत्तियों के कारण बाधा उत्पन्न ना कर सके। कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकास होता है। इस प्रकार के विकारग्रस्त बालकों को सहानुभूति ढंग से शिक्षा देना एक शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधी नियमों जैसे समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन के नियमों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बालकों की समस्याओं के समाधान में अत्यंत सहायक हो सके। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता का बालक सामान्य बुद्धि का हो सकता है, यदि उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त ना हो तो शिक्षक ये कहें कि तुम्हारे माता पिता तो बड़े प्रतिभाशाली हैं लेकिन तुम इतने मंदबुद्धि हो, तो शिक्षक के इस प्रकार के व्यवहार से बालक में भावना ग्रंथियां का विकास होता है। अतः इस प्रकार का जो व्यवहार है वो बालक के विकास को कुंठित कर सकता है। अतः शिक्षक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक के सामने ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव विकास को सापेक्षिक रूप से प्रभावित करते हैं, अतः बालक की शिक्षा में उसके वातावरण का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। विकास के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित होते हैं, किंतु गुणों की संपूर्ण उन्नति और विकास वातावरण पर ही निर्भर करता है। बालक पर क्रमशः अपने परिवार, माता पिता, खेल के मैदान और विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभिभावक और अध्यापकों को परिवार और विद्यालय का वातावरण स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और परिवार का वातावरण अच्छा हो तो बालक का विकास भी भली भांति होता है। अतः वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक जीवन पर अपना विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। वातावरण संबंधी ज्ञान होने पर शिक्षकों को बालकों को कुसमायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। बालक दूषित वातावरण से आता है तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वे विद्यालय में स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल वातावरण तथा सुविधाएं प्रदान करें। विद्यालय में अनुकूल एवं शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय, खेलकूद, व्यायाम आदि की सुविधा दी जानी चाहिए, और बालकों की रुचि, मूल प्रवृत्ति तथा अन्य स्वाभाविक आवेगों का समायोजित ढंग से प्रकटीकरण करने हेतु विभिन्न प्रकार के अवसर देने चाहिए। जैसा कि फ्रॉबेल ने लिखा कि विद्यालय बालक के विकास का एक वातावरणीय साधन है, जहाँ पे उसे अपनी संपूर्ण योग्यताओं का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। शैक्षिक उपलब्धियों पर भी व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक न्यूमैन और फ्रीमैन के जुड़वा बच्चों के अध्ययन में ये बात स्पष्ट हुई। न्यूमैन ने लिखा कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं, बुद्धि उससे अधिक, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्ति उससे भी अधिक, और व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक। अर्थात न्यूमैन का मानना था कि वातावरण जो है वो वातावरण जो है उससे शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं, बुद्धि उससे अधिक प्रभावित होती है, शिक्षा और ज्ञान उससे भी अधिक प्रभावित होते हैं, और व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में ही रखते हुए शिक्षक को शैक्षिक दृष्टि से कक्षा का वातावरण विशेष रूप से अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। बालक के विकास की दिशा को वातावरण के अनुकूल ढालना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण मिलने पर ही बालक सदाचारी, चरित्रवान, दुराचारी, चरित्रहीन बनते हैं।
बालक के विकास में आत्मक्रिया और आत्म प्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके लिए उपयुक्त वातावरण मिलना आवश्यक है। अतः शिक्षक की इन स्वतंत्र क्रियाओं के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इन क्रियाओं द्वारा बालक की योग्यताओं, रुचि, रुझान और संवेगों का अध्ययन किया जा सके। धन्यवाद।